हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 17 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 107 टॉपिक हम प्रीवियस 16 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक कोरल्स के बारे में, देन हम जानेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। अभी इसरो के द्वारा ओशियन सेट 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक स्पीसीज हिमालयन याक के बारे में चर्चा करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रेटजी चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एक स्पीसीज जयपुर ग्राउंड गीको क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका ब्लैक कोरल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो ब्लैक कोरल्स है वे ऑल ओवर द वर्ल्ड डेप्थ में पाई जाती है, इसी कारण से इसको डीप सी कोरल्स कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये केवल ब्लैक कलर्स में मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डेप्थ सी में पाई जाती है और इसी कारण से इसको डीप सी कोरल्स के नाम से जाना जाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये ब्लैक कलर्स में ही केवल पाई जाती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो ब्लैक कोरल्स इसका नाम तो है, लेकिन ये रेयरली ही ब्लैक कलर में मिलती है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर में, ये आपका रेड और जो ब्राउन और येलो कलर में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो रिसर्चर ने अभी डिस्कवर किया है न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स की, जो कि 250 फीट नीचे तक इसको देखने को मिला है कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात करें ब्लैक कोरल्स की, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाई जाती है, जो ऑल डेप्थ्स के अंतर्गत ये रहती है, इसी कारण से इसको डीप सी कोरल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रियल ही ब्लैक कलर में मिलती है। इसके अलावा ये आपके इन फॉर्म में जैसे वाइट टू रेड फॉर्म में देखने को मिल जाएगी, ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर में देखने को मिलती है, लेकिन ये रियल ही ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कोरल्स के बारे में बात करें, तो कोरल जो एक पॉलिप होता है, एक टाइनी और एक फ्लैसी सी एनीमोन की तरह इसको जाना जाता है, जो कि आपके जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल जो ओशियंस होते हैं, जो सीस होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। ये एक सैलो वाटर में रहते हैं, यानी कि कम गहराई वाले पानी में रहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक जो एल्गी होता है जूजेंथेले, उसके साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ में ये रहते हैं। जो ये एल्गी होता है जूजेंथेले, वह फोटोसिंथेसिस करके, उसमें इसकी एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, प्रकाश संश्लेषण करने की, जिसके कारण से ये कार्बन कंपाउंड्स को उसमें एनर्जी के रूप में यूज कर सकता है, जिसके माध्यम से ये कोरल पॉलिप्स को उसका एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और इसके बिहाफ पर जो कोरल पोलिप होता है जूजेंथेले को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से इनमें सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अगर हम भारत की बात करें, तो कोरल रीफ्स आपको इंडिया में कई जगह देखने को मिल जाएगी, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक वे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इसका जो कोरल्स के जो टाइप होते हैं, फ्रिंज, बैरियर एंड द अटोल। तो लक्षद्वीप जो बना हुआ है अटोल, जो कोरल रीफ्स हैं उनसे बना हुआ है, और जो गल्फ ऑफ कच्छ है जो नॉर्थ वेस्ट है, और इसके जो मोस्ट नॉर्थर्ली जो रीफ वर्ल्ड में इसको माना जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ को। और इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, ये जनरली आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियंस एरिया में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की, तो जो आपकी जो फ्रिंजिंग जो रीफ्स होती है, जैसे कोई तट है तो उसके तट के आसपास ये इस तरीके की फ्रिंज की तरह ये कोरल रीफ्स फैल जाती हैं। और ये जो रीफ होती है, जो एक लैगून्स होता है इस साइड में, तो उस लैगून को इस जो बैरियर से, इस तरीके के जो कोस्ट लाइन है उससे डिफर करती है, उसको सेपरेट करती है। और ये इस तरीके की जो रीफ है, जो फ्रिंजिंग टाइप की जो रीफ होती है, मोस्ट कॉमनली पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बैरियर रीफ की, तो ये तट के पास आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलेगी, और ये लगभग कोस्ट लाइन के पैरेलली ये एक तरीके से फैलती है। इसकी जो डिस्टेंस है वह कोस्ट लाइन के आसपास ही रहती है। इसके अलावा इसमें जो लैगून होता है, उसमें लैगून बड़ा हो जाता है और जो लोकेटेड होता है कोस्ट लाइन और बैरियर रीफ के बीच में। इसके अलावा जो अटोल होता है वो एक मिड ओशियनिक रिज फॉर्म कर देता है, जो कि एक सर्कुलरी रूप में, जिसमें बीच में लैगून होता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है इलिप्टिकल शेप में। अगर हम इसको इसके डायग्राम से समझने की कोशिश करें,
तो अगर जो फ्रिंजिंग रीफ है तो ये इसके चारों ओर, जो तट के चारों ओर आपको जो फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा ये जो फ्रिंजिंग है, फिर ये जो रीफ होती है, जो फ्रिंज रीफ थी, उसके बीच में एक छोटा सा सैलो वाटर बन जाता है, एक लैगून बन जाता है। फिर ये लैगून और ज़्यादा बड़ा होता जाता है और वह रूप ले लेता है अटोल का। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो जो लक्षद्वीप का जो फॉर्मेशन हुआ है वह अटोल द्वीप के रूप में ही जाना जाता है। इसके अलावा जो पैसिफिक ओशियंस में जो रीफ हैं वह बैरियर रीफ का उदाहरण है। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ब्लैक कोरल्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, सेट है ये 17th एलिमेंट का, जिसमें 15th है आपके लैंथेनाइट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल में साथ ही साथ स्कैंडियम और येट्रियम इसके अंतर्गत शामिल हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जरूरी होते हैं कंपोनेंट फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि आपके सेलुलर टेलीफोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डिफेंस एप्लीकेशंस और जो गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं लेजर्स के, उनके लिए ये यूज किए जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं सेट होते हैं 17 मेटेलिक एलिमेंट्स के, तो इसमें ये करेक्ट है। इसमें जो 15 जो एलिमेंट्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल्स में वो लैंथेनाइट्स होते हैं, साथ ही साथ दो एलिमेंट्स इसके अंतर्गत स्कैंडियम और येट्रियम इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये 17 जो एलिमेंट्स हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि ये नेसेसरी कंपोनेंट है, जो कि हमारे क्रिटिकल सेक्टर हैं सेलुलर टेलीफोन्स, कंप्यूटर हार्डवेयर्स और जो इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स आदि के लिए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो इंडस्ट्री ने इसमें कहा है कि गवर्नमेंट को कि इस्टेब्लिश किया जाए एक रेयर अर्थ मिशन को, जिससे कि जो हमारी रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जो निर्भरता है चाइना के ऊपर, उसको कम किया जा सके। अगर हम बात करें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम CII के रूप में जानते हैं, इसने सजेस्ट किया है कि फॉलोइंग स्टेप्स ली जाएं कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, जो कि रेयर अर्थ मेटल से संबंधित जो स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स हैं उसकी सप्लाई को ब्रॉड किया जा सके। इसमें उन्होंने कहा कि जो स्पीडिंग जो आपकी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके अलावा भी इन जो रेयर अर्थ मेटल के लिए और कंपनी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि जो सेटअप किया जाए इंडियन रेयर अर्थ मिशन को और जो सपोर्ट करे प्राइवेट सेक्टर माइनिंग को इन क्रिटिकल सेक्टर के अंतर्गत, जिससे कि इसके जो सोर्स ऑफ सप्लाई है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। इसके अलावा जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं सेट हैं 17 मेटेलिक एलिमेंट्स, जिसको हमने देखा, जिसमें से 15 आपके लैंथेनाइट से आते हैं और 2 आपके स्कैंडियम और येट्रियम इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये नेसेसरी सेक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फॉर क्रिटिकल सेक्टर, जैसे कि सेलुलर टेलीफोन्स, हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। इंडिया प्रोड्यूस करता है केवल 1% ग्लोबल आउटपुट जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, जबकि हमारे यहाँ पर जो रिजर्व है वर्ल्ड का लगभग 6% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व हमारे यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो इंडिया हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, जो 2018-19 की अगर हम बात करें तो ये 92% था बाय द वैल्यू और 97% क्वांटिटी के रूप में, जो कि हमने कहाँ से लिया था, ये इंपोर्ट किया था हमने चाइना से। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स भी लिए गए हैं, सेटअप किया गया है उन्होंने कांसी विदेश इंडिया लिमिटेड को, जिसको काबिल के नाम से जानते हैं, टू आइडेंटिफाई और एक्वायर जो ओवरसीज जो मिनरल एसेट्स हैं, जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक नेचर्स के जो एसेट्स हैं, उनको एक्वायर किया जा सके और उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए सेटअप किया गया है काबिल को। इसके अलावा बायलैटरल एग्रीमेंट भी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शामिल है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अभी ओशियन सेट 3 को जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो उससे संबंधित आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो PSLV C-54 रॉकेट के द्वारा सक्सेसफुली उसने प्लेस्ड किया है ओशियन सेट 3 और साथ ही साथ 8 अदर नैनो सैटेलाइट को इन अ सन और सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है इसको नोन किया जाता है अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के रूप में, और ये सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करती है प्लेनेट अर्थ को स्पेस के द्वारा। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओशियन सेट जो 1 था उसको लॉन्च किया गया था 2009 में।
तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि PSLV C54 के द्वारा सक्सेसफुली इसको अभी लॉन्च किया गया है ओशियन सेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंतर्गत। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के रूप में जाने जाते हैं EOS को, जो कि ये सैटेलाइट ऑब्जर्व करते हैं प्लेनेट अर्थ को फ्रॉम द स्पेस फॉर द सेवरल पर्पसेज। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। तो और जो इसमें जो बात की गई है कि ओशियन सेट 1 को लॉन्च किया गया था 2009 में, तो इसको 2009 में नहीं बल्कि 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। 2009 में ओशियन सेट 2 को लॉन्च किया गया था। तो इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो PSLV C54 ने रॉकेट ने अपनी सक्सेसफुली प्लेस्ड किया है ओशियन सेट 3, साथ ही साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी इसके साथ में लोड के साथ में भेजा गया, पेलोड के साथ में इसके अंतर्गत भेजा गया। अगर हम बात करें जो सैटेलाइट होती हैं सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होती हैं, सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होती है उसको पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसमें जो सैटेलाइट्स होती हैं वे नॉर्थ से साउथ तक अपना रोटेशन करती हैं और इनको लगभग 600 से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक इनको स्थापित किया जाता है और ये लगातार सन के साथ सिंक्रोनस स्थिति में रहते हैं, जिस सन की पोजीशन के साथ फिक्स रहते हैं, जिसके कारण इनके जो सन की स्थिति बदलने के कारण इनकी पोजीशन नहीं बदलती। अगर हम बात करें जो ओशियन सेट जो 3 है, थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है ओशियन सेट सीरीज की, जो कि डिजाइन और डेवलप किया गया है ओशियन स्टडीज के लिए। ये जो फॉलो अप है ओशियन सेट 1 ओशियन सेट 2 का, जो कि लॉन्च किया गया था ओशियन सेट 1 1999 में, ओशियन सेट 2 किया गया था 2009 में। अगर हम बात करें इसके साथ कुछ पेलोड्स भी गए हैं, जैसे कि ओशियन कलर मॉनिटर इसके साथ में गया है, जिसके अंतर्गत अब ये प्रोवाइड कराएगा जो एक्यूरेसी है डेली मॉनिटरिंग जो फाइटोप्लैंक्टन है, जिसमें हमने कोरल्स की जो बात की उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी जो इम्प्रूव एक्यूरेसी करेगा, उनके से संबंधित जो डेली उनकी मॉनिटरिंग इस पर संभव हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ये सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर के लिए भी इसको एक पेलोड भेजा गया है, जो कि फोरकास्ट करेगा जो कि फिश का जो एग्रीगेशन है, जो साइक्लोन की किस तरीके से जेनेसिस हो रही है, उसका मूवमेंट क्या है, उसके बारे में ये फाइंड आउट करेगा। इसके अलावा इसमें कू बैंड स्पेक्ट्रोमीटर भी है, जो कि प्रोवाइड कराएगा आपका हाई रिजोल्यूशन जो विंड वेक्टर है उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शंस को इन द ओशियन सरफेस के अंतर्गत। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको नोन किया जाता है अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के रूप में भी। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ऑब्जर्व करती हैं प्लेनेट अर्थ को फ्रॉम द स्पेस फॉर द सेवरल पर्पसेस। ये काफ़ी यूजफुल है फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, जो एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ ये कार्टोग्राफी, नेविगेशंस, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट, साथ ही साथ ये ओशन जो एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए, डिजास्टर मिटिगेशन के लिए, क्योंकि अगर हम डिजास्टर्स को पहले ही प्री आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसका मिटिगेशन कार्य करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसको मिलिट्री पर्पस के लिए भी, इसको कम्युनिकेशन और स्पाइंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ओशियन सेट 3 के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्पीसीज यानी कि हिमालयन याक से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है FSCI, उसके अंतर्गत उसने एक्सेप्ट किया है हिमालयन याक को एज अ फूड एनिमल। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो हिमालयन याक है इसको माउंटेन काऊ के रूप में भी जाना जाता है और ये एक हाई एल्टीट्यूड बोबाइन है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड गो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो IUCN स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। अभी हाल ही में FSCI के द्वारा इसको जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है हिमालयन याक को एज अ फूड एनिमल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। इसमें जो हिमालयन याक होती है इसको माउंटेन काऊ के रूप में भी जाना जाता है और ये एक हाई एल्टीट्यूड गो जाती है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इंडेंजर्ड है इसका IUCN स्टेटस, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इसका जो IUCN स्टेटस है वह वल्नरेबल है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको ध्यान रखिएगा, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है।
तो ये इसने एक्सेप्ट किया है हिमालयन याक को एज अ फूड एनिमल। जो फूड एनिमल होते हैं, जो एनिमल इस तरीके के एनिमल होते हैं जो कि इनको यूज किया जा सकता है फॉर फूड प्रोडक्शन और कंजप्शंस के लिए। इसके अलावा ये एक्सेप्टेड है, सॉरी ये एक्सपेक्टेड है कि ये इस तरीके के अगर इसको कन्वेंशनल मिल्क और जो आपकी मीट इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है तो इससे इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। और इसके अलावा जो हिमालयन याक है जिसका आपको बॉस ग्रू निनन्स के नाम से भी जानते हैं, ये माउंटेन काऊ के रूप में जाना जाता है और ये एक हाई एल्टीट्यूड गो जातीय स्पीसीज है। इसके अगर हम आयुष्यन स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है और इसका जो हैबिटाट है ये थ्रू आउट द हिमालयन रीजन में ये पाए जाते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के। इसका जो थ्रेट्स है इसके ऊपर एक हैबिटेट लॉस, साथ ही साथ इसका जो जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन है विद डोमेस्टिक जो याक्स के साथ, और इसके जो शिकार किया जाता है समय समय पर, तो ये इसके लिए खतरा बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हिमालयन याक के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जुडिशरी के जो ट्रांसफर और उससे संबंधित है, कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि द पैरेलल जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स एंड जो ट्राइब्यूनल होते हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट अपील किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट को पास करते हुए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कॉलेजियम है उसके पास पावर होती है कि वह ट्रांसफर कर सके जजेस को एंड जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट को टू अनदर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है इंडिया का जो क्रिएट किए गए हैं बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 था उसके द्वारा इनको क्रिएट किया गया है। तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो पैरेलल जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट्स हैं, जो ट्राइब्यूनल्स हैं, वो डायरेक्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बाय पासिंग द हाई कोर्ट्स। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाए गए हैं वह डायरेक्ट अपील कर सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके अंतर्गत जो कॉलेजियम बनता है उसके पावर होती है, उसके पास पावर होती है कि वह ट्रांसफर कर सके जजेस और जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो हाई कोर्ट ऑफ जो इंडिया है वो आपके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत इनको क्रिएट किया गया था, तो इनको संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत इनको इस्टेब्लिश किया गया है। और कई जो हाई कोर्ट हैं वे तो हमारे स्वतंत्रता के कई पूर्व पहले के हैं। 1860 में भी कई हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था स्वतंत्रता के पूर्व। तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा B1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसको जिसके अंतर्गत जिसमें कॉलेजियम के रूप में जो इसके पावर होती है जजेस को अपॉइंट करने की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की। इसके अलावा जो सक्सेसिव जो गवर्नमेंट है पास कर रही है जो लॉ, उन्होंने जो पैरेलल जुडिशियल जो सिस्टम बनाए हैं जैसे कि एनजीटी का गठन किया गया 2010 में, तो इस तरीके के जो ट्राइब्यूनल हैं वह डायरेक्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बाय पासिंग द हाई कोर्ट, तो ये इसके अंतर्गत। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्रिएट किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ ये रिलेटिवली न्यू कोर्ट्स हैं। जो ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें तो कुछ हाई कोर्ट्स आपके कंट्री के अंतर्गत जो हैं जो कि 1860s के आसपास हैं, और उसके कुछ समय पहले के भी कई कोर्ट्स भारत में मौजूद हैं। अगर हम बात करें जो ये अभी चर्चा में क्यों रहा, तो अभी इसका फ्रिक्वेंट क्रिटिसिज्म हो रहा है गुजरात के एक हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करते हुए। तो इस तरीके का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा के सामने कई लॉयर्स ने ये एक मैटर को रेज किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो गुजरात जो हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस कुरियल, उनको उनकी बिना किसी जानकारी के उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ट्रांसफ़र ऑफ जज की बात करता है, वह आर्टिकल 222 में कहा गया है कि ये प्रोवाइड कराता है ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जिसमें आपके चीफ जस्टिस भी आते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI, ये ट्रांसफ़र कर सकता है जजेस को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द एनी अदर हाई कोर्ट। साथ ही साथ उसको कोई कंपेंसेटरी अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। अगर हम इसकी बात करें तो जो एग्जीक्यूशन के जो पास जो पावर है कि वे ट्रांसफ़र कर सकता है जजेस को,
तो ये आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट के बाद ही ये ऐसा वह कर सकता है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत जो जिसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले वहां के सीजीआई से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्ट करेगा। तो इससे संबंधित हमारा जो इसकी जेनेसिस रही वह आपके 3 जजेस के रूप में इसकी जेनेसिस रही। कॉलेजियम प्रणाली इसके साथ इसके तहत निकल कर आई, जिसमें फर्स्ट जजेस केस था जो कि 1981 का, जिसको एसपी गुप्ता का केस भी मानते हैं। इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर भारी थी। इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि अगर सीजीआई के द्वारा किसी की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर से संबंधित कोई सजेशन दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास किसी कॉग्निटिव रीजन के आधार पर वह उस अपॉइंटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है, उसको मना कर सकता है। इसके बाद 1993 में सेकंड जजेस केस होता है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो आर्टिकल जो 124(2) के अंतर्गत जो कहा गया है जिसमें कंसल्ट करने की बात की गई है, वह कंसल्ट आपका कंकरेंस के बराबर है, यानी कि उसकी जो बात है, जो सीजीआई जो रिकमेंडेशन कर रहा है वह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। तो इसमें एक तरीके से जुडिशरी आपके एग्जीक्यूटिव पर एक तरीके से भारी हुई, तो जिसके अंतर्गत जो सीजीआई है उसके अंतर्गत और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन की इसके अंतर्गत बात की गई। इसके अलावा थर्ड जजेस केस आता है, जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की नियुक्ति के संबंध में सीजीआई प्लस 5 जो सीनियर मोस्ट जजेस को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। सॉरी, ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस नहीं बल्कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और जो टोटल मेंबर होंगे वे 5 मेंबर की बॉडी होगी विद इंक्लूडिंग सीजीआई। तो इसी जो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस की जो रिकमेंडेशन होती है, इसी को ही कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। अगर हम बात करें 4 जजेस केस की, जो कि आपका 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसके अंतर्गत एक बिल पारित किया गया एनजे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की भी इसके अंतर्गत भागीदारी को बढ़ाया गया। लेकिन इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहकर खारिज कर दिया गया कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वह इसके जो एनजे एक्ट लाया गया है वह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वह पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि केशवानंद भारती केस हुआ था 1773 का, 1973 का, उसके अंतर्गत ये केस आया था, जिसके अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो विधायिका है एक कानून लाकर इसको हटा नहीं सकती। तो 2015 में इस एनजे को खारिज कर दिया गया। अगर हम बात करें अभी की क्या स्थिति है, प्रोसीजर क्या है वेरियस जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, तो सीजीआई के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजीआई को अपॉइंटमेंट करता है। साथ ही साथ अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करें जो सीजीआई है वह एक तरीके से जो सीनियर मोस्ट जजेस होता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, उसी को ही रिकमेंड करता है जो उसका जो सक्सेसर होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सीनियर उसके अंतर्गत जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके अलावा अदर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उसके लिए प्रावधान है कि जो अदर जजेस हैं, जो प्रपोजल जो इनिशिएट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्ट करेगा जो कॉलेजियम मेंबर है जिसकी हमने बात करी 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस जो मेंबर होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनसे वह कंसल्ट करेगा। साथ ही साथ ये जिस व्यक्ति को जिस हाई कोर्ट से अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होगा उससे भी वह कंसल्ट करेगा। इसके अलावा ये कंसल्टेशन है, इसको जो सारे जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे या जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से वो कंसल्ट करेगा, तो इनके जो ओपिनियन होंगे राइटिंग में लिखे जाएंगे, इनके ओपिनियंस को साथ ही साथ इनकी एक फाइल के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाएगा। और ये जो कॉलेजियम है वह सेंड करेगा अपनी रिकमेंडेशन को लॉ मिनिस्टर को, जो कि इसको फॉरवर्ड कर देगा प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। अगर हम बात करें इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो वो किस तरीके से अपॉइंट करते हैं। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये अपॉइंट किया जाता है एज पर द पॉलिसी, चीफ जस्टिस होना चाहिए ये आपके बाहर का, जो कि उस जिस स्टेट में भी नियुक्त किया जा रहा है उस स्टेट के बाहर का होना चाहिए। इसके अलावा ये कॉलेजियम के द्वारा इसको अपॉइंट को रिकमेंड किया जाता है,
और जो हाई कोर्ट का जो जज होता है ये रिकमेंड करता है कॉलेजियम। इसके अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो कि 1993 की जो व्यवस्था थी वह हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है वह उसके लिए ये व्यवस्था है कि सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा उसको रिकमेंड किया जाएगा और ये प्रपोजल को इनिशिएट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, कंसल्ट किया जाएगा विद 2 सीनियर मोस्ट कलीग के द्वारा। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है चीफ मिनिस्टर के पास भेजी जाएगी, जो एडवाइस करेगा गवर्नर को, और इस प्रपोजल को वह भेज देगा यूनियन लॉ मिनिस्टर को। फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर इसको भेजेगा प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा, सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट से टू अपॉइंट दिस जजेस। अगर हम बात करें ट्रांसफर से संबंधित क्या पावर है, तो प्रपोजल जो ट्रांसफरिंग जो हाई कोर्ट जजेस का, जिसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी आ जाता है, ये इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा और ये कंसेंट लिया जाता है जजेस का। इसके अंतर्गत जो जिसका भी ट्रांसफर किया जाना है उसका कंसेंट लेने की इसके अंतर्गत कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ जो ऑल ट्रांसफर हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में लिए जाते हैं और ये जो ट्रांसफर है जज जो अदर देन चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो सीजीआई इसके अंतर्गत व्यू लेता है चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट, जो कि कंसर्न किसी जो इस कोर्ट के अंतर्गत वो व्यक्ति है तो उसके जो चीफ जस्टिस होगा उससे कंसर्न करेगा। साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ जो अदर कोर्ट हैं जिसमें वो ट्रांसफर किया जाना है व्यक्ति, तो उससे भी इसके अंतर्गत कंसल्ट किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ट्रांसफर से संबंधित 1 और मोर सुप्रीम कोर्ट जजेस हो सकते हैं, 2 जजेस भी हो सकते हैं इसके अंतर्गत। और ये जो व्यू है एक्सप्रेस किया जाता है राइटिंग में और इसकी एक फाइल बनाकर फुल कॉलेजियम की जो 5 जो मेंबर्स हैं सीजीआई जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसके ओपिनियंस को एक फाइल में उनके पास लॉ मिनिस्टर के पास भेजा जाता है रिकमेंडेशन के रूप में। फिर लॉ मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड करता है प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करता है प्रेसिडेंट से टू ट्रांसफर दीज जजेस। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि चाइना प्लस जो 1 स्ट्रेटेजी है एक ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी है इन विच कंपनी इन्वेस्ट करती हैं केवल चाइना में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडियन कंपनी है ये इमर्ज कर रही है एक क्लियर फेवरेट फॉर चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी के रूप में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी है एक ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत कंपनी जो होती है वह चाइना में ही नहीं बल्कि अपने बिजनेसेस को वह डाइवर्सिफाई करती हैं, अन्य देशों के अंतर्गत भी वह इन्वेस्ट करती हैं, केवल चाइना के अंतर्गत ही नहीं। तो उससे उसकी डिपेंडेंसी को कम करने का ये प्रयास किया जाता है इन कंपनी के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंडियन कंपनी है एक तरीके से उनमें ये उभर कर आ रही है कि ये एक चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी को एक पसंदीदा विकल्प के रूप में अपनाएं। तो ये इसके अंतर्गत जो इसमें स्टेटमेंट बी हो जाएगा, जो 2 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इंडियन जो कंपनी है इमर्ज हो रही है एक फेवरेट चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी के लिए। चाइना प्लस स्ट्रेटेजी की बात करें तो एक ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत जो कंपनीज हैं वह केवल चाइना के अंतर्गत ही नहीं बल्कि अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती हैं, ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन खोजने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसकी जो रिस्क है उसको कम करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाता है। अगर हम बात करें जो एग्रीगेट फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ड्रग प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि टैबलेट के लिए, कैप्सूल, जो क्रीम और जो इंजेक्टेबल जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो 2020 की अगर हम बात करें तो इसकी जो एपीआई के ऊपर जो हमारी जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है एपीआई के लिए वह काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें 2020 में तो चाइना वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट जो लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरर था यूएसए के बाद। फर्स्ट पे आपका चाइना था, सेकंड पे आपका यूएसए और थर्ड पे आपका इंडिया आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की जो एपीआई इंडस्ट्री है वह एस्टिमेटेड है लगभग 79,800 करोड़, जो कि 2020 का आंकड़ा है और ये एक लगभग 2026 तक पहुंच जाएगी 1,31,000 करोड़ तक। इसके अलावा जो फैक्टर्स जो फेवर कर रहे हैं जो एपीआई इंडस्ट्री, जिसके अंतर्गत जो आपका जो चाइना पर डिपेंडेंसी, क्योंकि चाइना के अंतर्गत इन जो एपीआई की जो कॉस्ट है लगातार बढ़ रही है, तो जिससे हमारा जो इंपोर्ट है एपीआई का वह काफ़ी महंगा होता जा रहा है। तो ये एक जो फेवर कर रहे हैं जो इंडियन कंपनीज को कि वह
डाइवर्सिफाई करें अपने बिजनेसेस को। इसके अलावा जो ड्रग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हुए हैं, जो लेबर वेजेस हैं वहाँ पर चाइना में इंक्रीज हुए हैं, जिसके कारण से एपीआई की कॉस्ट बढ़ गई है। और जो पेंडेमिक जो लेड सप्लाई थी उसने उस समय चाइना ने डिस्टर्ब किया था एपीआई के एक्सपोर्ट को। साथ ही साथ ये और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वे इस तरीके के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाकर इंडिया के अंतर्गत एपीआई इंडस्ट्री को बढ़ा सके। तो इसके कारण से ये एक तरीके से चाइना 1+ स्ट्रेटजी को फॉलो करने का प्रयास कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बात करें, इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में, जिसमें प्रोडक्ट लिंक जो इंसेंटिव स्कीम चलाई गई है फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और जो क्रिटिकल जो की स्टार्टिंग जो मटेरियल्स हैं, ड्रग इंटरमीडिएट्स हैं और जो आपके एपीआईस हैं उनके लिए। साथ ही साथ एक बल्क ड्रग पार्क स्कीम को भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, तो इसके अंतर्गत ये एक पीएलआई स्कीम है जो कि इसका उद्देश्य है कि कंपनी को इंसेंटिवाइज किया जाए, जो उनकी सेल बढ़ रही है और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रही है डोमेस्टिक यूनिट में, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिवाइज दिया जाए। इसके अलावा इस स्कीम के अंतर्गत जो इनवाइट करती है फॉरेन कंपनीज को भी कि वह इंडिया में आकर अपनी यूनिट लगाएं। साथ ही साथ इनका जो उद्देश्य है कि जो लोकल कंपनीज को जिसमें वह एक्सपेंड करें, जो अपनी एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसको भी इंक्रीज करें, और फॉरेन लोगों को भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस जो स्कीम को लॉन्च किया गया था आपका अप्रैल 2020 में फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, और स्टार्टिंग में जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंतर्गत इसमें 10 सेक्टर्स को रखा गया था। लेकिन आज हम बात करें तो इसमें 14 सेक्टर इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें आपका एपीआई सेक्टर भी शामिल है। इसके अलावा हम बात करें बल्क ड्रग पार्क स्कीम पे, तो ये एक सेंटर की स्कीम है जिसके अंतर्गत ये सपोर्ट करेगी 3 सिलेक्टेड बल्क ड्रग पार्क को कंट्री के अंतर्गत, और इसमें एक वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा इन ड्रग पार्क्स को, जिससे भी कि वह एक ड्रग पार्क से संबंधित कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को तैयार कर सके। अगर हम बात करें इसका जो ग्रांट दिया जाएगा 70% दिया जाएगा फॉर जैसे नॉर्मल स्टेट हैं, लेकिन कोई हिली स्टेट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश और अदर जो हिल स्टेट्स हैं उनको 90% इसके अंतर्गत एड प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो प्रोवाइड कराया जाएगा 1000 करोड़ पर पार्क इसमें गवर्नमेंट इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराएगी। इसके अंतर्गत जमीन से संबंधित कि जो भी स्टेट इसमें प्रपोज करेगा इस स्कीम के अंतर्गत, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अभी जो 3 बल्क ड्रग पार्क को अभी सैंक्शन किया गया है, जिसमें से एक है आपका हिमाचल प्रदेश में, और एक लगाया जा रहा है गुजरात में, और एक जो तीसरा आइडेंटिफाई किया गया है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो ये अभी 3 बल्क ड्रग पार्क इस योजना के अंतर्गत सेंटर की स्कीम के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया आपका वन चाइना प्लस स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जयपुर ग्राउंड गीको से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो जयपुर ग्राउंड गीको है एक रेप्टाइल होता है जो कि एंडेमिक है इंडिया के अंतर्गत स्थानिक है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो जयपुर ग्राउंड गीको है इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 1 में ऑन द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि साइट्स के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो स्पीसीज है अकर होती है ये प्रोटेक्टेड एरिया जो कि डिस्क्राइब किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो जयपुर आपका जो ग्राउंड गीको है एक रेप्टाइल है जो कि एंडेमिक है इंडिया का स्थानिक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत, तो इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत, ना कि 1 के अंतर्गत। जो अभी जो पनामा सिटी में जो साइट्स की जो मीटिंग हुई उसके अंतर्गत जो कोप की जो मीटिंग हुई उसके अंतर्गत इसको अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, तो ये उसके अंतर्गत नहीं पाई जाती। जो प्रोटेक्टेड एरिया जो कि आपके नेशनल पार्क्स हैं या अदर जो आपकी सेंचुरीज हैं उसके अंतर्गत ये नहीं पाई जाती, तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि ये पाई जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो डिस्क्राइब किए गए हैं प्रोटेक्टेड एरिया उनके अंतर्गत, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो रेप्टाइल है एंडेमिक है इंडिया का, ये ध्यान रखिएगा, ये इंडिया की स्थानिक प्रजाति है जो जयपुर ग्राउंड गीको,
और जो इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत, जो कि अभी जो पनामा सिटी के अंतर्गत जो कोप-19 चल रही थी जो आपकी साइट्स की, तो उसके अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत। और ये प्रपोजल भी इंडिया के द्वारा ही दिया गया था। ये जो स्पीसीज है, ये जो आपके जो इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, जो कि आपकी जो 6 शेड्यूल इसके अंतर्गत शामिल होती हैं और इसके अंतर्गत ही आपके जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वो स्थापित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंतर्गत ये नहीं पाई जाती। इसके अलावा ये जो जयपुर ग्राउंड जो गीको है, ये किया गया है आयुष्मान स्टेटस। इसके बात करें तो ये इंडेंसर्ड के रूप में इसको शामिल किया गया है। और ये जो वाइल्ड जो रेप्टाइल स्पीसीज है फाउंड होती है आपके ईस्टर्न घाट पे, जो कि आपका प्रेजेंट है आपका 4 लोकेशंस, सादर्न उड़ीसा, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सिग्निफिकेंस क्या है कि इसको अपेंडिक्स 2 में शामिल कर लिया गया है, तो जो साइट्स के अंतर्गत 3 अपेंडिक्स होती हैं। इसके जो अपेंडिक्स 1 में शामिल होता है उस पर अभी प्रेजेंट में थ्रेट है और इस तरीके से उसका ट्रेड चलता रहा तो वह एक तरीके से विलुप्त हो जाएगी देश के विश्व के अंतर्गत वो प्रजाति। तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाती है साइट्स की अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत। लेकिन जो अपेंडिक्स 2 होती है उसके अंतर्गत कोई अभी उस पर प्रेजेंट में थ्रेट नहीं है, लेकिन इसी तरीके से उसका लगातार ट्रेड चलता रहा तो वह आगे चलकर विलुप्ति की कगार पर पहुंच सकती है। तो उस पर अपेंडिक्स 2 में उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो अपेंडिक्स 3 होती है उसमें इनको एक तरीके से उन पर थ्रेट नहीं होता, लेकिन अगर किसी कंट्री के अंतर्गत उसमें थ्रेट है तो वह दूसरी कंट्री से इसमें प्रपोज कर सकता है कि वह उसकी ट्रेड को उसमें संतुलित करे, उसको बैलेंस्ड करे। तो इसको अपेंडिक्स 2 में शामिल होने पर इस पर की जो ट्रेड है उसको थोड़ी तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे आगे चलकर इस पर कोई थ्रेट ना आए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जयपुर ग्राउंड गीको के संबंध में। इसके अलावा इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।